Hey everyone, welcome back to your favorite channel Backdate Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म कर लिया है. हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं. सेल में सेल वॉल खत्म हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन खत्म हो गया, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनसीईआरटी पार्ट खत्म हो गया. नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस क्लास, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. कायदे से हमको पहले न्यूक्लियस पढ़ना चाहिए था, पर हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इस शब्द का मतलब क्या समझते हैं आप? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ये है कि आपके सेल के अंदर कौन से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं जो किसी मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं. अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी आपको. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ये है कि आपके सेल के अंदर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो किसी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं या मेम्ब्रेन बाउंड हैं. आपके शरीर में, आपकी सेल में, मैं कभी रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. सपोज दैट कि ये आपकी सेल है. सेल में सपोज दैट कि ये आपकी सेल है. ठीक है, इस सेल में ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन है. इस आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एक सेल ऑर्गेनल है. ठीक है, थोड़ा बहुत ही वाहियात बन गया है ये. ठीक है, मैं फिर से बनाती हूँ इसको. हाँ, फिर से बनाती हूँ. ठीक है, देखो. सो वी हैव न्यूक्लियस. ठीक है, इनसाइड द सेल न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड एक स्ट्रक्चर होता है. एक स्ट्रक्चर होता है तो इस मेम्ब्रेन बाउंड, इस मेम्ब्रेन से बाउंड एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गोल्गी अपैरेटस. गोल्गी अपैरेटस से दो चीजें बाहर आती हैं. या तो ये छोटी हो सकती है या तो ये बहुत ही बड़ी हो सकती है. ठीक है, मैं लेबल करूं. सो दिस इज द न्यूक्लियस. दिस इज व्हाट? दिस इज द न्यूक्लियस. This is the outer membrane of the nucleus. अभी मैं सब कुछ explain कर रही हूँ. This is the outer membrane of the nucleus. This is the endoplasmic reticulum. This is the Golgi body. ये क्या है? Golgi body. Golgi body से दो चीज़ें बाहर आएंगी. एक होगा आपका this lysosome. एक होता है लाइसोसोम और एक जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका वैक्यूल. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ द सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. समझ गए आप मेरी बात? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज द सिस्टम प्रेजेंट इनसाइड द सेल. इट इज अटैच्ड विद द सेल ऑर्गेनल कॉल्ड एज न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे एक सेल ऑर्गेनल अटैच होता है. इस सेल ऑर्गेनल को हम उससे सेल ऑर्गेनल का एक पूरा सिस्टम अटैच होता है. इसे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पास होता है पहला सेल ऑर्गेनल. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपको पहला जो सेल ऑर्गेनल पढ़ना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उससे जुड़ा हुआ होता है गोल्गी बॉडी. ठीक है, गोल्गी अपैरेटस लिख सकते हैं हम इसको, गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस. इससे जुड़ी हुई एक और चीज होती है जिसका नाम होता है लाइसोसोम. मतलब गोल्गी बॉडी की वजह से ही लाइसोसोम और बनते हैं वैक्यूल्स जो कि मेनली होते हैं प्लांट सेल में. ठीक है, सो दिस इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, द सिस्टम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड इट इज अटैच विद द न्यूक्लियस. तो ये पढ़ेंगे एक एक करके. पहले ईआर पढ़ेंगे, देन गोल्गी बॉडी, देन लाइसोसोम, देन वैक्यूल. ठीक है, देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, देन आखिरी में न्यूक्लियस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में. आपको समझ में आया व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? द सिस्टम प्रेजेंट इनसाइड द सेल व्हिच इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो देयर इज so many cell organ which present sequentially. Number 1 ER, Golgi apparatus, lysosome and vacuole. ठीक है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
Electron microscopic studies of eukaryotic cells reveal that the presence of network of reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called as endoplasmic reticulum. ठीक है, अब आप समझना मेरी बात को जो मैं बोल रही हूँ. न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होती हैं. अभी मैं बना के बताऊंगी, पहले मैं इस डायग्राम को समझाऊं. न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होती है. न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. ठीक है, चलो नाउ चलो. सो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पूरा मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर से, और ये आउटर मेम्ब्रेन है जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ होता है. अच्छा, इसी के साथ मैं इस स्लाइड में आपको कुछ चीज़ें समझाने वाली हूँ. देखो क्या होता है, हर सेल की ज़रूरत है प्रोटीन. हर सेल की ज़रूरत है प्रोटीन. जो तुम्हारे पास प्रोटीन है, समझो बात को, हर सेल की आवश्यकता है प्रोटीन. अब प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन कैसे बनता है? ठीक है, प्रोटीन बनता है बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन से. ठीक है, आपका प्रोटीन जो बनता है वो बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन से बनता है. ठीक है, आई बात समझ में? तो ये एंजाइम क्या है? ये एंजाइम जो है ये खुद एक प्रोटीन है जो कि एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम. ठीक है, देखते हैं क्या होता है ये. सपोज दैट कि ये मेरी क्यूट सी सेल है, जो कि क्यूट तो दिख नहीं रही पर है. ठीक है, सो दिस इज अ क्यूट सेल. इस क्यूट सेल के अंदर कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस हमको करनी है. ठीक है, क्या है वो देख रहे हैं. देखो मैं अभी समझा रही हूँ, फिर अपन आगे और बात करेंगे. ठीक है, सपोज दैट हमारे सेल में कंटिन्यूसली रिएक्शंस चलती रहती हैं. कंटिन्यूसली रिएक्शंस चलती रहती हैं. कुछ का कुछ बन जाता है, कुछ का कुछ बन जाता है. ठीक है, पर इन सब किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, सपोज दैट कि अगर मैं किसी चीज़ को तोड़ रही हूँ, जैसे कि अगर मैं ग्लूकोज को तोड़ रही हूँ, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए मुझे कुछ एंजाइम्स चाहिए होंगे. ठीक है, सपोज दैट इट इज एग्जाम्पल. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे? एंजाइम्स. क्या होंगे? एंजाइम्स. एंजाइम्स होते क्या है? ये होते हैं कैटालिस्ट. क्या होते हैं? कैटालिस्ट. ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए भी मुझे एंजाइम्स चाहिए, बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए. ठीक है, तो क्या बनता है? ये बनता है. ठीक है, सो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन होते हैं जिनको आप एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, एज अ एंजाइम यूज़ करते हैं. पर क्वेश्चन ये है कि हमारे सेल में ये प्रोटीन्स बनते कैसे हैं. तो हमारे सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा वो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे. ठीक है, चलो ये बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. ठीक है, आ जाओ. लेट मी सिलेक्ट अ ब्लैंक स्लाइड, देन आई विल एक्सप्लेन यू. देखिएगा, लेट मी ड्रॉ. ओके, तो ये हमारी एक सेल है. ठीक है, मैं एक बहुत ही बड़ी सेल बना रही हूँ ताकि मैं सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ. ठीक है, अब हमको ये समझना है कि किस तरीके से हमारे सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. इसमें मैं आपको 2-3 सेल ऑर्गेनल को साथ में एक्सप्लेन करूँगी. मेनली जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी वो है गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, चलो शुरू करें. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं. तो ये मेरा न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, इस आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है, इस आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर. लुक एट दिस, इजंट इट ब्यूटीफुल? ऐसा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, द सैक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है. इस आउटर मेम्ब्रेन के इस स्ट्रक्चर को, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया. मैं लिख रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर वॉल से एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ER लिख दिया है मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ अब मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं बोल रही हूँ. ठीक, देखो भैया, एक पहले अपन समझते हैं कि मेनली हमारे सेल में हमें क्या बनाना है? प्रोटीन. मेनली हमारे सेल में क्या बनाना है? प्रोटीन. ठीक है, अब मेरे न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स.
न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, ओके डन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इन क्रोमोसोम्स के पास क्या होते हैं? जीन्स। इन क्रोमोसोम्स के क्या पास क्या होते हैं बेटा? जीन। क्रोमोसोम के पास क्या है? जीन। ठीक है, अब ये जो जीन है ये क्या सिंथेसाइज करता है? एंजाइम। ठीक है, ये क्या सिंथेसाइज करता है? एंजाइम। और इन एंजाइम्स की वजह से आपके सेल में होती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या होती हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना कि पहले मैं आपको एक सीक्वेंस बता रही हूँ कि प्रोटीन कैसे बनता है, फिर प्रोसेस बताऊंगी कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल प्रोसेस प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है। ठीक, देखो भैया, जीन्स। ठीक है, जीन्स के पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन। जीन्स के पास क्या होती है भैया मेरे? इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम बनाते हैं एंजाइम। ठीक है, एंजाइम क्या बनाता है? एंजाइम कोई स्पेसिफिक जीन जो है वो इंफॉर्मेशन ले जाता है और वो फॉर्म करता है एंजाइम। एंजाइम क्या हो सकता है? प्रोटीन। एंजाइम क्या हो सकता है? प्रोटीन। ये जीन प्रेजेंट कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो बेसिकली हम इन जीन्स का इस्तेमाल ये एंजाइम या प्रोटीन, एंजाइम सारे एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं, तो प्रोटीन बनाने में करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज कि हम किस तरीके से प्रोटीन बनाएंगे, वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं रब कर दूं, ये लिख लिया आपने। चलो अब नाउ अब मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे बच्चों। चलो आ जाओ, देखो क्या है। शुरू कर रही हूं मैं कहानी। देखो आपका ये जो राउंड, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होते हैं, कौन से कलर से बनाऊं? ब्लू से बनाती हूँ। ऐसे स्ट्रक्चर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, इस कलर से नहीं बनाती हूँ अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर। दिख रहा है आपको? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मैं सिर्फ यहाँ तक बना रही हूँ। ठीक है, ओके, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, ऐसे ही ग्रैनुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर आपने बनाया है तो ये किसकी मदद से बनाया? मैंने बनाया न्यूक्लियस के आउटर लेयर से। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये क्या है? ये है राइबोसोम्स। ये क्या है? राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम का मेन यूज है प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम का मेन यूज किस चीज में है? प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, सो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में भी ऐसे ही राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और उसी आउटर मेम्ब्रेन से बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पहले सेक्शन ऑफ फोल्ड होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि नीचे नहीं प्रेजेंट होते। तो जिस सेक्शन में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे आप कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस सेक्शन में नहीं प्रेजेंट होते हैं उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस सेक्शन में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस सेक्शन में नहीं प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, पर ये राइबोसोम्स जो हैं, ये राइबोसोम्स आपके साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इट इज लाइक दैट ओनली। ठीक है, सो ये क्या है आपका? तो ये जो राइबोसोम है इनको आप क्या कहते हैं? इनको आप कहते हो फ्री राइबोसोम। कौन से राइबोसोम कहते हो? इनको आप कहते हो फ्री राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो कोई ये ना समझे कि ये प्रोटीन नहीं बनाते, ये भी प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, सो ये भी राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ओके, सो राइबोसोम जो है वो हमारे इन सेल ऑर्गेनल्स में भी है, मतलब न्यूक्लियस के आउटर लेयर में भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फर्स्ट सेगमेंट में भी है और फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम रहा है। ठीक है, सब जगह प्रेजेंट है। अब आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, जो ना समझेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे मत बोलना। ठीक है, अब पूरी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। पर किस जगह पे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन से स्पेस पे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? इस स्पेस में। इस स्पेस का नाम होता है ल्यूमिनल स्पेस। कौन सा स्पेस? ल्यूमिनल स्पेस। ठीक है, ल्यूमिनल स्पेस किसके अंदर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये भी तो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, तो ये कहाँ करेंगे? ये करेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस में। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ, अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको क्लियर कर रही हूँ। देखोगे भैया मेरे, अब यहाँ क्या प्रेजेंट है? अब यहाँ थोड़ी सी कम जगह है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। इसके पास क्या प्रेजेंट है? डीएनए।
क्या प्रेजेंट है मेरे लाल? डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। ठीक है, ब्लू कलर से बना रही हूं एमआरएनए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डीएनए ने क्या बनाया? एमआरएनए। ठीक है, डीएनए कैसा था भैया मेरे? डीएनए था डबल हेलिकल। ये सब कहानी किसके अंदर हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, क्योंकि डीएनए किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, डीएनए से आपने क्या बनाया? एमआरएनए। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, याद करो, सोचो और फिर गुनो। ठीक है, तो डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। डीएनए से क्या बनाया आपने? एमआरएनए। डन डन डन। डीएनए से बन गया एमआरएनए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। डन। अब आप ध्यान से समझेंगे। अब ये जो आपने एमआरएनए इधर बना लिया है, अरे यार ब्लू कलर से बनाना था मुझे, ठीक है, ओ शिट, ओ शिट। ठीक है, तो यहां पर जो आप एमआरएनए बना रहे हो, अब ये जो एमआरएनए है वो यहां से, यहां पे न्यूक्लियर पोर होते हैं, वहां से ट्रेवल करता हुआ यहां आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब ये जो राइबोसोम है, यहाँ पे मैं इसी कलर से बनाऊंगी राइबोसोम। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम है, अब ये जो एमआरएनए है वो इस राइबोसोम से, इन सारे राइबोसोम से जुड़ता जाएगा। ठीक है, ये जो राइबोसोम से ये वाला एमआरएनए यहाँ जुड़ता जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या जुड़ेंगे? अब ये इस पूरे साइटोप्लाज्म में क्या फैले हुए हैं? यहाँ पर फैले हुए हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स। क्या फैले हुए हैं? अमाइनो एसिड, फ्री अमाइनो एसिड। तो ये जो अमाइनो एसिड है, इनके पास भी एमआरएनए मिलेगा, ऐसे थोड़ी है, एमआरएनए तो इनके पास भी जुड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियस बाहर भी छोड़ेगा, तो इनके पास भी वो एमआरएनए हुआ, आया। ठीक है, तो एमआरएनए बाउंड राइबोसोम के पास भी जा रहा है और फ्री राइबोसोम के पास भी जा रहा है। डन। अब एमआरएनए जोड़ दिया आपने, पहले डीएनए से बनाया एमआरएनए न्यूक्लियस में, एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आया, एमआरएनए जुड़ गया राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से। अब जितने भी फ्री अमाइनो एसिड हैं वो सब जगह जाएंगे, वो अमाइनो एसिड इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे। ये एरो मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अब ये जो अमाइनो एसिड है एक एक करके धीरे धीरे स्लोली स्लोली प्यारे प्यारे तरीके से इससे जुड़ते जाएंगे। ठीक है, यहां पर जुड़ते जाएंगे और ये दोनों बनाएंगे प्रोटीन। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, नो नो नो, ये तो गड़बड़ ही होता जा रहा है काम। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे? प्रोटीन। मैं एक्चुअली पी लिखना चाह रही थी पर लेट इट बी। ठीक है, यहाँ बन गया प्रोटीन। हाँ, आ गया मेरे पास। तो ये बनाएंगे प्रोटीन, पी बन गया यहाँ पे। तो जहां पर राइबोसोम लगा हुआ है ये भी बनाएंगे प्रोटीन, इन्हें भी बनाना प्रोटीन, ये भी बनाएंगे प्रोटीन, ये भी बनाएंगे प्रोटीन, सब बनाएंगे प्रोटीन। बना लिया प्रोटीन, कोई टेंशन नहीं। तो ये जो अमीनो एसिड है वो यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, इन वाले राइबोसोम के साथ, इन वाले राइबोसोम के साथ। ठीक है, पर अब आपने मेरी बात ध्यान से समझनी है। ठीक है, दोनों लोगों ने प्रोटीन बनाया, दोनों लोगों ने प्रोटीन बनाया, कोई टेंशन नहीं है। पर यहां से जो प्रोटीन बना, ठीक है, अब ये प्रोटीन जो है, हाँ, ये जो प्रोटीन बनेगा, जो बाउंड राइबोसोम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो राइबोसोम होता है, वो जो प्रोटीन बनाता है वो हमेशा सेल से बाहर जाता है। पर जो सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्री राइबोसोम प्रोटीन्स बनाते हैं वो सेल के अंदर ही रहता है। समझ गए आप? पैंक्रियाज बहुत सारे पैंक्रियाटिक एंजाइम बनाता है, पर ये जो पैंक्रियाटिक एंजाइम रहते हैं, इन पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की जरूरत स्मॉल इंटेस्टाइन में है। डन। अब वो पैंक्रियाटिक एंजाइम कौन बनाएगा? अगर सेल से बाहर जाना है तो कौन बनाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सेल के अंदर रहना है तो कौन बनाएगा? फ्री राइबोसोम। दोनों में क्लियर करिए आप कि ये है फ्री राइबोसोम, ये भी प्रोटीन बनाते हैं। मैडम इनके पास एमआरएनए कहाँ से आया? न्यूक्लियस ही दे रहा है, एमआरएनए घूम रहा है आपके सेल के अंदर। और जो बाउंड राइबोसोम है उनके पास भी एमआरएनए है। इस एमआरएनए से फ्री अमीनो एसिड जा जाके जुड़ते जाएंगे और एक प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। पूरा मैकेनिज्म 12th क्लास में आपको समझना है, इतना काफी है। अब जो बाउंड राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं वो कहाँ रहता है? लिखते जाएंगे सब। जो बाउंड राइबोसोम प्रोटीन बनाता है वो कौन बनाता है? जो बाउंड राइबोसोम प्रोटीन बनाता है वो हमेशा सेल के कहाँ जाता है? वो सेल से बाहर की ओर जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से पैक्ड होता है, बढ़िया होता है। और जो सेल के अंदर फ्री राइबोसोम होते हैं, जो सेल के रिपेयर के लिए, भैया ऐसा है कि सेल में भी तो कंटिन्यूसली डैमेज और रिपेयर चलता रहता है, तो जो सेल के अंदर डैमेज होता है उसके लिए जो प्रोटीन बनता है वो फ्री राइबोसोम बनाते हैं। क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, डन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? चलो, अब ये अमीनो एसिड थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ, मतलब मैं थोड़ा सेंटर पे बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अमीनो एसिड बना देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गए अमीनो एसिड।
ये अमाइनो एसिड इसको भी दे दो और ये अमाइनो एसिड इसको भी दे दो, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो जिस जगह पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको आप कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होगा वहीं पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। मैडम ये काहे के लिए बनाया आपने? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भैया जो रफ है वो प्रोटीन बना लेता है, जो स्मूथ है वो स्मूथ सी चीजें बनाएगा। अब स्मूथ सी चीजें, प्रोसेस वही है, ठीक है, प्रोसेस वही है। प्रोटीन के लिए राइबोसोम की जरूरत है, बाकी को राइबोसोम की जरूरत है ही नहीं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर क्या क्या सिंथेसाइज करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे क्या क्या सिंथेसाइज करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर सिंथेसाइज करता है लिपिड, यहाँ पर सिंथेसाइज करता है स्टेरॉइड, यहाँ पे सिंथेसाइज करता है कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे सिंथेसाइज करता है ऑयल, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑयल एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम, विच इज वन विच इज बाउंड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड वन विच इज फ्री। तो जिस प्रोटीन को सेल के बाहर जाना है, पैंक्रियाज में जो पैंक्रियाटिक एंजाइम बना उसको पैंक्रियाज में काम नहीं करना है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करना है, तो बाहर भेजना है, तो वहां पर क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर कुछ सेल कंटिन्यूसली डैमेज होती है तो उसको भी रिपेयर करना है, तो सेल डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमारे पास जो राइबोसोम वाले जो प्रोटीन बनाते हैं वो होते हैं फ्री राइबोसोम। बेटा अब समझो, बिल्कुल कान खोल के मेरी बात को समझो। अब जो मैं सेल ऑर्गेनेल बता रही हूँ वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी यहाँ पर ही से जोड़ देती हूँ। यहाँ पर निकलते हैं वेजाइकल्स, ठीक है। अब भैया ऐसा है कि जो आपने प्रोटीन बनाया इधर, ठीक है, ये प्रोटीन यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक। तो ये हो गए आपके वेजाइकल्स, ये क्या हो गए? आपके वेसाइकल्स, ठीक है। वेसाइकल के अंदर क्या भरा हुआ है? प्रोटीन। वेसाइकल के अंदर क्या भरा हुआ है? प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन को आपने ऐसे वेसाइकल के फॉर्म में बाहर निकाला। मैडम वेसाइकल क्या होता है? वेसाइकल कुछ नहीं है, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन को पैक करके तुमने बाहर निकाला। देखो अब आप मेरी बात को कान खोल के सुनना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम। जितना भी प्रोटीन तुमने बनाया, जितना भी प्रोटीन तुमने बनाया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसे बाहर तो निकालोगे ना, वो थोड़ी बना के रखे रहेगा। तो भैया ऐसा है कि इसने वेसाइकल के फॉर्म में प्रोटीन को भर के बाहर निकाला। अब इसके नीचे एक और हीरोइन है, उस हीरोइन का नाम क्या है? उस हीरोइन का नाम ये देखो, ये पीठ दिखाकर बैठी हुई है। तू है ना तो जीवन में मैं भी हूँ। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको। देखो मैं यहाँ पे 2 सेल ऑर्गेनेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया। देखो ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, 3 बना लेते हैं अपन, चलो ठीक। तो इस स्ट्रक्चर के नीचे एक और स्ट्रक्चर है जो ऐसा बैठा हुआ है, पेट दिखा के, पेट दिखा के, पर रोल बहुत बड़ा है इसका। रोल क्या है आप समझिए। इस सेल ऑर्गेनल को हम कहते हैं गोल्गी अपैरेटस। क्या कहते हैं हम इसे? गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस। कैमिलो गोल्गी ने इसका नाम दिया था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऐसे पीठ दिखाते हुए एक और सेल ऑर्गेनल है जिसे आप कहते हो गोल्गी बॉडी। अब ये जो वेसाइकल जिसमें प्रोटीन आपने भरा हुआ है, ये गोल्गी बॉडी पर ऐसे चिपक जाएगा और गोल्गी बॉडी के अंदर चला जाएगा। समझ में आई बात? ओके मैडम, काय को भेजा आपने? प्रोटीन तो बना लिया था हमने, ठीक। अब समझो, इस जगह पर होगा क्या होगा? मॉडिफिकेशन, ठीक है, एंड पैकेजिंग। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इस जगह पर होगा मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। कैसे होगा? ध्यान से समझो मेरी बात। यहां पर वेसाइकल में आपने प्रोटीन को पकड़ के ऐसे पकड़ा हुआ बाहर निकल रहा है, ये वेसाइकल जाकर गोल्गी बॉडी में जाकर चिपक जाएगा। ये वेसाइकल कहाँ जाकर चिपक जाएगा? गोल्गी बॉडी में जाकर चिपक जाएगा। अब गोल्गी बॉडी उसे अंदर लेगी तो वो उसे मॉडिफाई करेगी। क्या करेगी? मॉडिफाई क्या करेगी? ध्यान से समझें। अब मैं कुछ और लिख रही हूँ। मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि प्रोटीन के साथ वो क्या अटैच करेगी? प्रोटीन के साथ वो अटैच करेगी शुगर को। तो शुगर को अटैच करेगी तो क्या बनाएगी? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनाएगी? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये और ये प्रोटीन के साथ क्या अटैच करेगी?
प्रोटीन के साथ अटैच करेगी लिपिड को, तो क्या बनाएगी? ग्लाइकोलिपिड। क्या बनाएगी? ग्लाइकोलिपिड। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन। ऐसा ही मॉडिफिकेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, ऐसा ही मॉडिफिकेशन, पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस ज्यादा है और मॉडिफिकेशन कम है। यहां पे मैं लिखूंगी, ठीक है। देखिए मॉडिफिकेशन जो है प्रोटीन मॉडिफिकेशन, ठीक है, यहां पे लिख देती हूं मैं, प्रोटीन मॉडिफिकेशन दोनों में है, ER में भी है और गोल्गी में भी है, दोनों में है। पर इसमें क्या है? सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस प्रोटीन की क्या है? ज्यादा, और मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन क्या है? लेस। यहां पे उल्टा है, यहां पर मॉडिफिकेशन ज्यादा है, मॉडिफिकेशन ज्यादा है और सिंथेसिस नहीं है, सिंथेसिस नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का, यहां पर भी प्रोटीन में जो है शुगर जुड़ता है, लिपिड जुड़ता है, पर बहुत ही लेस अमाउंट में। मेन मॉडिफिकेशन किसका काम है? मॉडिफिकेशन, प्रोटीन को शुगर से जोड़ा तो ग्लाइकोप्रोटीन बना, और प्रोटीन को फैट से जोड़ा तो लिपिड बना, ग्लाइकोलिपिड बना, ठीक है। तो यहां पर मेन मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हो जाती है पैकेजिंग। फिर उसके बाद क्या हो जाती है? पैकेजिंग। जब हमने प्रोटीन को एक बार मॉडिफाई कर लिया तो अब हम उसको क्या कर देंगे? पैक। क्या कर देंगे? पैक। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन, इस ग्लाइकोलिपिड की जरूरत किसको है? सेल के बाहर, ठीक है। और इसके बाद हम इसे वेसाइकल के फॉर्म में ही बाहर निकाल देंगे, हम इसे वेसाइकल के फॉर्म में ही बाहर निकाल देंगे और फिर इसे ट्रैवल करवाएंगे जहां इसकी जरूरत है। अगर इसको सेल के बाहर जरूरत है तो सेल के बाहर भेज दो, सेल के अंदर जरूरत है तो सेल के अंदर ही रखो, कोई टेंशन नहीं है। तो आप तो मैडम बोल रही थी कि जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनता है वो हम सेल के बाहर भेज देते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है ये जो प्रोटीन बना है इसको मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा? इसको भी तो करना पड़ेगा ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी में भेजा, आप जो प्रोटीन बना उसको हम सेल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पर बाहर मेनली बाहर भेजते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड समथिंग अबाउट गोल्गी बॉडी, मतलब गोल्गी बॉडी का यही रोल होता है, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी क्या करती है? प्रोटीन को लेती है, प्रोटीन को मॉडिफिकेशन कहती है। जैसे साड़ी में अपन लोग फॉल लगाते हैं और अपनी दुपट्टे में लेस लगाते हैं और अपने बालों में रिबन लगाते हैं, ठीक है, तो विल मॉडिफाई द प्रोटीन। तो ऐसा मॉडिफिकेशन जो है वो थोड़ा बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो सकता है, पर मेनली कहाँ होता है? गोल्गी बॉडी में, ठीक है। तो जो भी प्रोटीन आपके सेल में बन रहा है वो इन्हीं दो सेल ऑर्गेनल की मदद से बनता है, और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम नहीं करेगा तो गोल्गी भी काम नहीं करेगा, जो गोल्गी काम नहीं करेगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ अब आपको मैं ना सिस और ट्रांस फेज के बारे में बताती हूँ, चलो ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नाउ यहां पर देखो सेल है, ठीक है, इतनी बड़ी हालांकि जरूरत नहीं थी बनाने की, पर लेट इट बी, ठीक। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, अब थोड़ा बड़ा बनाऊंगी, ठीक है, ओके। दिस इज व्हाट? दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे शर्माती हुई दुल्हन का नाम क्या है? गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो ये वाला जो फेज होता है, ठीक है, यहां से देखो, जहां से प्रोटीन जा रहा है इसे आप कहते हो सिस, और जहां से प्रोटीन निकल रहा है इसे आप कहते हो ट्रांस, ठीक है। तो जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, उसे आप कहते हो सिस फेज, ठीक है। या जो फेज न्यूक्लियस के साइड में होती है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुंह, ठीक है, ER फेस एट द साइट ऑफ न्यूक्लियस, एट द साइट ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द सिस, ठीक है। और ER फेस एट द, या ट्रांस फेस, जहां से आप प्रोटीन को, ये दिस इज द ट्रांस फेस, ठीक है, दिस इज द ट्रांस फेस। तो सिस ट्रांस, ठीक है, सो दिस इज द ट्रांस, ठीक है। आई बात समझ में? तो जहां से न्यूक्लियस से प्रोटीन, प्रोटीन से गोल्गी, मतलब यहाँ से गोल्गी बॉडी को प्रोटीन देना, न्यूक्लियस के साइड वाला फेस सिस और गोल्गी बॉडी के साइड वाला फेस ट्रांस, ठीक है। नाउ अब हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। थ्योरी क्या बोलना चाहती है? थ्योरी, चलो भैया आ जाओ। हाँ, यहाँ पे थे। तो गोल्गी बॉडी जो है वो तीन चीजों से बनी होती है, सिस्टर्नी, टिब्यूल और वेसाइकल, ठीक है।
तो ये जो फोल्ड हमने बनाया था, ठीक है, ये जो फोल्ड हम कंटिन्यूसली बना रहे थे, ये होता है सिस्टर्नी। ये क्या है? सिस्टर्नी। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोटीन को पैक करके निकाला था, ये था वेसाइकल। और इनके साइड में ऐसे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप कहते हैं ट्यूब्यूल्स। दैट्स इट, ठीक है, लिखा भी यही होगा। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी क्या है? ये लॉन्ग फ्लैटेंड पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर, पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एसोसिएटेड होते हैं 60S राइबोसोम से। कौन से राइबोसोम से? 60S राइबोसोम से, ठीक है। तो ये देखो स्मूथ ER हैं, देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे जुड़े हुए नीचे नीचे के, ठीक है। ये ल्यूमेन हो गया जहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। ये पैरेलल जो सैक होते हैं इनको सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। और ये वेसाइकल हो गया। नाउ उसके बाद सिस्टर्नी का डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया, कोई टेंशन ही नहीं। ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? दे आर द ब्रांच अनब्रांच स्ट्रक्चर along with the cisternae and vesicle free from ribosome involved in the lipid and sterol synthesis। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पूरा ये दिख रहा है, इसको आप कहते हैं ट्यूब्यूल। इनमें कोई राइबोसोम नहीं होता। यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है आपका लिपिड, फैट, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। वेसाइकल, जब आप प्रोटीन को बना लेते हैं तो वेसाइकल के फॉर्म में ही उसे गोल्गी बॉडी को देते हैं। तो वेसाइकल इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर which filled with the protein. Now अब एंडोप्लाज्म, एंडोक्राइन नहीं है, सॉरी, इट इज द एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, इट इज द एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। On the basis of presence and absence of ribosome, there are two types of endoplasmic reticulum। हालांकि मैंने साथ में बना दिया था, पर अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें, ये तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन सैक से ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है SER, ठीक है, मैंने साथ ही में बना दिया था, वो भी सही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्या होता है? ये बना ग्रेन्युलर अपीयरेंस का होता है। पहले स्मूथ ही देख लेते हैं, स्मूथ लिखा है तो, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ट्यूब्यूल जैसा होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में ग्रो करता है, ठीक है। तो ये स्मूथ अपीयरेंस का होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों तरफ ग्रो करता है मतलब रहता है, ठीक है। ये सिंथेसिस करता है लिपिड एंड स्टेरॉइड्स का, ठीक है। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। किस में रोल है? ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है कि उसको डाइजेस्ट करता है, अल्कोहल को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ध्यान से बिल्कुल मेरी बात को समझना, मैं क्या बोल रही हूँ। ये करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स से क्या समझते हैं आप? देखो क्या होता है कि सपोज दैट कि मैं बहुत ही ज़्यादा नशा करती हूँ, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा नशा करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा शराब पीऊँगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा शराब पीऊँगी तो शराब में जो भी हानिकारक चीज़ें होते हैं उनको अपन को जो है तो क्या करना पड़ता है, डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। जैसे हम शराब पिएंगे तो हमारी बॉडी डैमेज होगी तो हमें नए प्रोटीन की आवश्यकता कंटिन्यूसली पड़ती रहेगी। अब नया प्रोटीन, नया लिपिड कैसे बनेगा? बाय द हेल्प ऑफ द SER एंड द RER। तो कुल मिला के डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे हार्मफुल सब्सटेंस जब आपके शरीर में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डैमेज होती है। डैमेज के साथ जो है आपको रिपेयर करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आप रिपेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, और उतना ज़्यादा SER रहेंगे तो जितना ज़्यादा आप दारू पिएंगे उतनी ज़्यादा आपके पास SER रहेगी, सीधी बात, ठीक है। नाउ इट रिलीजेज एंड अपटेक द कैल्शियम आयन ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज़ें मैंने ना आपको पढ़ाई भी थी, ठीक है। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जब मैंने आपको पढ़ाया था मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि वी हैव मसल्स, वी हैव 5, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था इसमें? मैंने आपको बताया था कि अपने पास क्या होती है? मसल होती है, ठीक है। फिर मसल के पास क्या होते हैं? मायोफाइबर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक्टिन, मायोसिन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक। ये पढ़ाया था मैंने आपको। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन क्या लेके आता है? सिग्नल। न्यूरॉन क्या लेके आता है? सिग्नल। अब आपकी मेम्ब्रेन से बाउंड यहाँ पर होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? SER, ठीक है। इस SER में क्या होते हैं भैया? कैल्शियम आयन। इस SER में क्या पाया जाता है? कैल्शियम आयन, ठीक है।
तो यहाँ से ये जो नर्व है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, जो नर्व होती है वो क्या डिलीवर करती है, नर्व डिलीवर करती है सिग्नल। क्या डिलीवर करती है, सिग्नल। जैसे ही सिग्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आता है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गेट एक्साइटेड। जब एक्साइटेड होगा तो सारा कैल्शियम आयन कहाँ पर आएगा, मसल में आएगा और फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा चीजें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। आपके शरीर में मसल जो होती है वो एक ऐसा पार्ट है जो कॉन्ट्रैक्शन में जो है, मसल इज द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। जो चबड़ चबड़ बोलना, सड़र सड़र हंसना, खसर खसर पैरों को घिसकाना, यहाँ वहाँ दौड़ना, किसी को मारना, किसी को फोड़ डालना, इन सब के लिए आपको मूवमेंट की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती। अब मसल का मूवमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना हो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है कैल्शियम आयन, तो नर्व उसको जैसे ही सिग्नल देती है वो तिलमिलाने लगते हैं। इनको आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हो, ठीक है। इससे कैल्शियम आयन बाहर आते हैं और मसल के पास जो मायोफिलामेंट होते हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं, उन पर एक्ट करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू करती है। जब मसल रिलैक्स होती है तो वो कैल्शियम आयन वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म अपन ने भयंकर तरीके से पढ़ा हुआ है, आप उसका वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये एक फंक्शन हुआ कि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये और क्या करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो लिपिड सिंथेसाइज करती है। लिपिड सिंथेसाइज करती है और क्या सिंथेसाइज करती है, स्टेरॉइड, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, स्टेरॉइड तो अपने हार्मोन्स भी होते हैं। स्टेरॉइड कौन होता है, अपने हार्मोन्स भी होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन प्रेजेंट इनटू योर बॉडी जो कि स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। स्टेरॉइड, स्टेरॉन, स्टेरॉन किस किस के आगे लगा होता है, स्टेरॉन किसके आगे लगा होता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। और उसके बाद कौन होता है, उसके बाद होता है अपना ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन। ये सब कैसे हार्मोन है, ये सब स्टेरॉइडल हार्मोन है। कौन से हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। कहाँ से निकलते हैं, ओवरी से निकलते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो हार्मोन है, इसका मतलब ये कि आपकी ओवरी में खूब सारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि ये स्टेरॉइडल हार्मोन बनाता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेल के पास एकमात्र हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है ये कौन से सेल से निकलता है, लेडिग सेल से निकलता है जो कि टेस्टीज में पाई जाती है। इसका मतलब ये कि टेस्टीज के पास बहुत सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सो देयर आर सो मेनी हार्मोन्स जो कि स्टेरॉइड डेरिवेटिव होते हैं, फैट डेरिवेटिव होते हैं। उसको कौन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो बनाएगा। उसके बाद लेडिंग सेल में बनाकर पूरे बॉडी में छोड़ देगा, जाओ घूमती रहो अपना। पहले मॉडिफाई करवाएगा उससे गोल्गी बॉडी से, उसके बाद पूरे बॉडी में छोड़ देगा, जाओ घूमती रहो यहाँ अपना काम करती रहो। ऐसे ही आपके बहुत सारे हार्मोन होते हैं। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन कौन सा हार्मोन है, स्टेरॉइडल हार्मोन तो है। इसका मतलब एड्रेनल ग्लैंड के पास भी बहुत सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको क्लियर हुआ कि लिपिड, स्टेरॉइड, लिपिड हार्मोन सिंथेसाइज करता है, ड्रग डिटॉक्सिफाई करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है क्योंकि जो कैल्शियम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही स्टोर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रेन्युलर अपीयरेंस का होता है। ग्रेन्युलर अपीयरेंस का मतलब क्या समझे आप, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेन्युलर अपीयरेंस। ग्रेन्युलर अपीयरेंस का मतलब दानेदार अपीयरेंस। ग्रेन्युलर अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ बेटा मेरे, दानेदार अपीयरेंस। दानेदार अपीयरेंस का मतलब ये है कि इसके पास राइबोसोम पाया जाता है। जो राइबोसोम पाया जाएगा तो दानेदार अपीयरेंस रहेगा। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसकी मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। तो यू शुड नो दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड विद द outer membrane of the nucleus because outer membrane of the nucleus also have the ribosome like the rough endoplasmic reticulum। तो जो rough endoplasmic reticulum होता है वो outer membrane से जुड़ा हुआ होता है न्यूक्लियस के, चाहे आप कहीं भी देख लो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। देखो outer membrane से जुड़ा हुआ है। नाउ फंक्शन, इनमें होता है राइबोसोम। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हाउ इट कैन सिंथेसाइज द प्रोटीन, टेल मी। राइबोसोम हैज 2 यूनिट, लार्ज एंड स्मॉल, ठीक है। राइबोसोम हैज 2 यूनिट, लार्ज एंड स्मॉल, ठीक। न्यूक्लियस हैज अ प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट द डीएनए टू एमआरएनए कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए केम फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड बाइंड with the small subunit of the ribosome, ठीक।
there are so many free amino acids present into the cytoplasm, they will come and attach to the mRNA and they will make the protein. Then mRNA with the amino acid is called as protein, that's it. ठीक है, mRNA with the amino acid is called as protein. Then this mRNA with the amino acid or protein goes to the Golgi body for the modification. ठीक है, इट इज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिक्रीशन और एक होता है सिंथेसिस. सिंथेसिस होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का, सिक्रीशन किसका होता है, लाइसोसोम का. कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है, क्योंकि लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. ठीक है, और भी नेचर के हो सकते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. तो प्रोटीन जो है वो कहाँ बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. और आपने देखा है कि उससे वेसाइकल सिक्रीट होती है. वेसाइकल इज व्हाट, इट इज अ लाइसोसोम. पर हर वेसाइकल लाइसोसोम नहीं होती, पर स्पेशल टाइप की वेसाइकल जो उससे निकलेंगी जिसमें सिर्फ लाइसोसोमल एंजाइम होंगे वो लाइसोसोम होते हैं. दैट्स इट. ठीक है, इट प्रोवाइड एंजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसी की वजह से लाइसोसोम फॉर्मेशन होता है, इसीलिए लाइसोसोम को भी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरह कंसिडर करते हैं. सो व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस क्लास, टेल मी. मैंने इस क्लास में आपको एक दो चीज़ें सिखाई हैं. एक तो पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, पूरा गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर. गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा, वैसे बहुत ज़्यादा अब उसमें कुछ बचा नहीं है. गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं आपको अगली क्लास में और बताऊंगी. ठीक है, कुल मिला के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं. मैंने आपको फंक्शन के साथ पूरा उसका मैकेनिज्म भी बताया है कि कैसे वो काम करता है. देखो अभी तक आप 11th क्लास में हो, इवन 12th क्लास के भी बच्चे होंगे. आप 12th क्लास का जो आपके आसपास है बच्चा, उससे पूछना कि एग्जैक्टली हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बताओ. मैं बता रही हूँ उसमें से 70% बच्चा फंस जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एग्जैक्टली फंक्शन क्या है. इवन बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं कि एग्जैक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, क्योंकि गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों दिखते एक जैसे हैं पर वो है नहीं. ठीक है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिटिल बिट मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन. बट गोल्गी बॉडी का सिंथेसिस में कोई रोल नहीं है. गोल्गी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन और सिक्रीशन में रोल होता है. ठीक है, तो सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर ये जो जुड़ा हुआ ये है क्या चीज. ठीक है, तो ये जानना हमको बहुत जरूरी था. आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और द डिफरेंस इन बिटवीन द गोल्गी बॉडी एंड डीआर. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एग्जैक्टली गोल्गी बॉडी का फंक्शन पढ़ाऊंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. पर डरना नहीं, स्ट्रक्चर भी बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में सेपरेटली बता दूंगी. सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द गोल्गी बॉडी. तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच.